चलो स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगा के प्रति अपन मैला रील और फोटो के माध्यम से दिखावा, हमारे संगे संग हमारे तिरंगा फहरावा। नमस्कार, गैर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता। तो चलिए आइए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। नाले निर्माण के लिए भारी भरकम पेड़ हुआ धाराशायी, एक मजदूर घायल। विश्व आदिवासी दिवस पर 9 को आएंगे सीएम, पुलिस ग्राउंड में तैयारी शुरू। बारिश में शुरू हुआ मजदूरों का पलायन, उसलापुर स्टेशन पर लगी श्रमिकों की भीड़। और दिल्ली और पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में कब्जा जमाने आप तैयार, फंड जुटाने चलाया अभियान। और अब खबरें विस्तार से। तारबहार में नाली निर्माण के लिए की जा रही बेतरतीब खुदाई से नीम का भारी भरकम पेड़ धराशायी हो गया, जिसकी चपेट में आने से निर्माण कार्य में लगा एक श्रमिक दबकर घायल हो गया। घटना तारबहार चौक और अंडरब्रिज रोड की है। घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। घायल मजदूर की चीख पुकार सुनकर दौड़े मोहल्ले वासियों ने किसी तरह घायल मजदूर को पेड़ के नीचे से निकालकर उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा यहां नाले निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसके लिए सड़क किनारे पीडब्ल्यूडी ने जरूरत से ज्यादा खुदाई कर दी, जिसके जद में स्वर्गीय शेख गफ्फार निवास के पास का वर्षों पुराना नीम का पेड़ सड़क पर गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से बिजली का खंभा भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते इलाके की लाइट भी ठप रही। लोगों का कहना है कि घटना दोपहर के वक्त घटी, जब आवागमन कम और मजदूर खाने के लिए जा रहे थे। यदि काम जारी रहता और सड़क पर लोग आ जा रहे होते तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। मैं अचानक देखा कि बड़े से बहुत पुराना पेड़ है, गिर गई है और इससे यातायात तो बाधित हुआ ही, साथ में विद्युत व्यवस्था भी चरमरा गई है। और देखने को आ रहा है कि यहाँ जो नाली निर्माण हो रहा है, तो नाली के किनारे में पेड़ लगा हुआ था, काफ़ी पुराना पेड़, गफ्फार जी के घर के सामने ही दीवार में, तो वो टूट गई है। और सुनने में आया है कि एक व्यक्ति को मामूली चोट लगी है, बाकी सब सही है। ये पीडब्ल्यूडी का नाला निर्माण चल रहा है और एक काफ़ी पुराना झाड़ था और अचानक वो जड़ें उसकी छूट गई और वो अचानक से गिर गया है। और पीडब्ल्यूडी का नाला निर्माण चल रहा है। इसमें एक मजदूर को थोड़ी सी खरोच तक आई है, बाकी ज़्यादा जनहानि नहीं हुई है। और इसके लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी लोग को बुलाया गया, तत्काल में इसको सुधरवाने का काम कर जाएगा। ये टेक्निकल अधिकारी लोग को आगे जांच करके इसको सब चीज़ को करना चाहिए। हम शुरू से बोले नाला निर्माण के काम में आप लोग विशेष ध्यान देकर काम करिए। गुरुवार को रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 4 गार्ड लॉबी के पास असिस्टेंट लोको पायलट 12 घंटे के भूख हड़ताल पर है। दरअसल लंबे समय से ALP रिस्क भत्ता, सीलिंग सहित NDA 36 घंटे में मुख्यालय वापसी, 8 घंटे ड्यूटी व हेडक्वार्टर ओवर ड्यूटी नहीं कराने, लोको कैब में टूल किट्स एवं AC लगाने, स्पंद में रिमूवल समाप्त करने, रनिंग स्टाफ के सभी रिक्त पदों को भरने और NPS समाप्त कर OPS लागू करने की मांग कर रहे हैं। संघ के सचिव ने बताया कि उनकी लड़ाई लंबे समय से जारी है, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई है, इसलिए दिल्ली में भी सीनियर कैडर 12 घंटे के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसी कड़ी में असिस्टेंट लोको पायलट ने बिलासपुर जोनल मुख्यालय में भूख हड़ताल कर रेलवे प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत करा रहा है। 12 घंटे का भूख हड़ताल का प्रोग्राम है, जो दिल्ली में हमारे सीनियर कैडर भी रह रहे हैं, हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम लोग भी यहाँ भूख हड़ताल पे 12 घंटे का प्रोग्राम रखे हैं। कारण है पिछले कुछ दिनों में जो रेल की कुछ मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं, इसके साथ साथ एज ए लोको पायलट या रनिंग स्टाफ हम लोग को जो समस्याएं रही हैं कि हमको जो है 36 घंटे में वापसी की हमारी समस्या है। कि पहले आज से 7-8 साल पहले रेलवे बोर्ड का गाइडलाइन इशू हुआ है कि हमको 36 आवर्स में वापस ले आना है।
उसमें जो है रेलवे कोई अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। एनडीए को लेके हम लोग रात भर ड्यूटी करते हैं, पर हमारे यहाँ एक फिक्सेशन आया है कि 43,500 से ऊपर वालों को किसी को भी एनडीए नहीं देना है, उसको लेकर ये प्रोग्राम है। असिस्टेंट लोको पायलट को रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता है और उसकी जगह बहुत सारे दूसरे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसका कि डायरेक्ट योगदान नहीं है ट्रेन मूवमेंट में, उनको रिस्क भत्ता दिया जा रहा है। पर चूंकि एक असिस्टेंट लोको पायलट का डायरेक्ट योगदान होने के बावजूद उसको भी जो है कोई रिस्क भत्ता नहीं दिया जा रहा। कलेक्टर के फरमान के बाद नगर निगम प्रशासन ने सड़कों पर बेतरतीब ढंग से भवन निर्माण सामग्री फैलाकर यातायात एवं जन सुविधा बाधित करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। टीम ने सर्वे के बाद ऐसे 3 भवन निर्माताओं को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि कलेक्टर सौरभ कुमार ने शहर की सड़कों की बिना स्वीकृति खुदाई करने और सड़कों पर भवन निर्माण सामग्री रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऐसे लोगों पर धारा 133 के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया है। इसी कड़ी में नगर निगम जोन क्रमांक 8 के अमले ने गुरुवार को अशोकनगर और सिपत चौक तक निरीक्षण कर सड़क पर रेती गिट्टी फैलाकर रखने वाले 3 भवन निर्माताओं को 24 घंटे के भीतर निर्माण सामग्री को हटाने नोटिस जारी कर सामग्री को जब्त करने की चेतावनी दी। जो भी बिल्डिंग मटेरियल अगर ऐसी जगह पर रख रहे हैं जिससे जन सुविधा बाधित होती है, वो कोई सड़क भी हो सकता है और कोई सार्वजनिक स्थल भी हो सकता है, तो जो बिल्डिंग मटेरियल रखने वाले हैं उनको 24 घंटे का एक समय सीमा दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर उस बिल्डिंग मटेरियल को हटा लें और उन पर जुर्माना की कार्रवाई की जाती है। ये काम हमारे जोन आयुक्तों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। कलेक्टर महोदय ने 133 का आदेश जारी किया है, उसके तहत भी अब इसमें सख्ती लाई जाएगी और मटेरियल की जब्ती की जाएगी लगातार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राजस्व विभाग का अमला इन दिनों राजस्व प्रकरण को मौके पर ही निपटाने के उद्देश्य से गांवों तक पहुंच रहा है, जहां शिविर के माध्यम से प्रकरणों का निपटारा किया जा रहा है। ग्रामीणों को राजस्व मामलों में सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी इन दिनों गाँवों की खाक छान रहे हैं, जहां ग्रामीणों के बीच जाकर उनसे जाति, निवास, नामांतरण, ऋण पुस्तिका समेत अन्य राजस्व मामलों का आवेदन लेकर अविवादित प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्व विभाग की टीम शहर सीमा से लगे ग्राम पंचायत लगरा पहुंची, जहां जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों समेत अन्य प्रकरणों के निराकरण का दावा किया जा रहा है। राजस्व को लेकर के बहुत काम होते हैं, जैसा कि गांव-गांव जाकर के तो राजस्व की शिकायतों को दूर करना, नामांतरण, बंटवारा, ऋण पुस्तिका और राजस्व रिकॉर्ड में जो भी त्रुटियां हैं उनसे संबंधित जो भी आवेदन पेश कर सकते हैं। इसके अलावा आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु के भी आवेदन हम लोग शिविरों में ले रहे हैं। लगातार शिविर हो रहे हैं, ये 18 तारीख से स्टार्ट हुए हैं और 9 सितंबर तक होने हैं सारे शिविर। आय, जाति, निवास के अभी सबसे ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं। उसके अलावा नामांतरण, बंटवारा के भी आवेदन प्राप्त होते हैं। डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका बनाने के भी आवेदन पर्याप्त प्राप्त हो रहे हैं। आवेदन बच्चों का स्थायी, जाति स्थायी बहुत ज़्यादा करकार है और ज़मीन मामला तो बहुत कम है यहाँ। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण होरा ने रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा कर मुक्केबाजी के आयोजन की जानकारी दी। महासचिव श्री होरा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राजधानी रायपुर के ईडोर स्टेडियम में पेशेवर मुक्केबाजी द जंगल रंबल में भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह बेनीवाल का सामना घाना के इलाइसू से होगा। देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी सहमति के बाद ये बड़ा शो होने जा रहा है आपके प्रदेश में, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ इस पूरे आयोजन को कोऑर्डिनेट कर रहा है। और आज आपने विजेंद्र सिंह को देखा होगा लाइव लंदन से, तो 17 अगस्त को यहाँ बॉक्सिंग होगी, जिसमें घाना के सूले जी के साथ इनकी बॉक्सिंग की जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है वो देखने को आपको मिलेगा। और इंडिया के 4 बॉक्सर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिनका थोड़े दिन बाद हम आपको नाम बता दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि बड़े बड़े आयोजन, पिछली बार सुपर सीरीज में क्रिकेट को देखने मिला, इस बार आपको ये आयोजन देखने को मिला। कोरोना के बाद भी लगातार अभी एक टार्च रैली निकली थी शतरंज की, और ओलंपियाड हो रहा है चेन्नई में। प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है, अनुराग जी ने किया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यहाँ टार्च थाम के उसको रैली के रूप में स्वागत किया है। निसंदेह रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में खेलों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता मिल रही है, जिसके कारण ये बड़े बड़े आयोजन मिल रहे हैं।
और इसको छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बहुत लाभ होगा। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पुलिस ग्राउंड में विश्व आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे और इस कार्यक्रम में उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मौजूद रहेंगे। इस आयोजन के मद्देनजर ने अफसरों के साथ पुलिस ग्राउंड का जायजा लिया। कार्यक्रम में लगभग 10 से 15 हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। 9 अगस्त 2022 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सर्व आदिवासी समाज एवं गोंडवाना समाज के द्वारा बृहत आम सभा का आयोजन किया गया है। समाज के द्वारा शहर में रैली का आयोजन भी किया जाएगा। पुलिस ग्राउंड में माननीय मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए टेंट मंच की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें विभिन्न समाज के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे और वहाँ पर आदिवासी समुदाय के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। जम्मू छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मल्ला जोहार। आज मैं इस संदेश के माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ वासियों से एक विशेष अपील करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को पता है कि देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हर भारतीय नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे हमारी एकजुटता और राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। सभी शासकीय और निजी कार्यालयों में भी इस दौरान झंडा फहराया जाएगा। हमारा तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। इसमें हमारे पुरखों के सपने हैं, उनका संघर्ष है, बलिदान है और हमारे वीर जवानों की गौरव गाथा है, त्याग है, शहादत है। हमारा तिरंगा हमारी सफलताओं का उत्सव है, हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। यह झंडा भारत माता की जय का घोष है। स्वतंत्रता सप्ताह हमारी आज़ादी और गौरवशाली राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ महापर्व है। इस महापर्व में छत्तीसगढ़ को सबसे आगे रहकर अपनी भागीदारी निभानी है। मैं हर छत्तीसगढ़िया नागरिक से अपील करता हूँ, वे भी स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों में, दुकानों में, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर झंडा कार्यक्रम को सफल बनाएं और छत्तीसगढ़ को पूरी तरह तिरंगामय कर दें। सियान, जवान, दाई, दीदी, नोनी, बाबू सबको इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभानी है और देश में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाना है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। Working towards being the best. Visit Chokse Group of Colleges, Bilaspur. रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग स्टैंड की व्यवस्था होने के बावजूद रेलकर्मी सड़क घेर कर बेतरतीब पार्किंग कर रहे हैं, जिसका खामियाजा रेल परिक्षेत्र से गुजरने वाले राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। रेल कर्मचारियों की बेतरतीब पार्किंग के चलते ही स्टैंड कर्मियों के साथ रोजाना हुज्जतबाजी हो रही है,
जबकि यहां पार्किंग स्टैंड की व्यवस्था की गई है। फिर भी रेलकर्मी अपने मनमाफिक पार्किंग कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के कैमरे में कैद ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से गार्ड लॉबी के पास और आरपीएफ पोस्ट के पास बेतरतीब वाहनें खड़ी हैं। इसकी जानकारी होने के बावजूद रेलवे के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनके पास, सबके पास पार्किंग होने के बाद भी ये रोड में गाड़ी खड़ा करते हैं और अपना इनके चक्कर में पूरा भीड़ लगता है, यहाँ जाम लग जाता है रोज। क्या होना चाहिए? इनको पार्किंग में खड़ा करना चाहिए गाड़ी और ये रोड को पूरा क्लियर करके रखना चाहिए। सरगुजा संभाग में एक बार फिर भूकंप झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि सरगुजा संभाग के कोरिया जिले के कुछ इलाकों में 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन फिर से आज सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में 11:57 पर 3.0 रिएक्टर भूकंप कंपन दर्ज किया गया है। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर के अंदर बताई जा रही है। वही मौसम वैज्ञानिक अक्षय मोहन भट्ट ने कहा कि यह तीसरी बार है जब इस तरह से भूकंप आया है। भूगर्भ शास्त्री ही इस बारे में बता पाएंगे कि क्यों बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। आज सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में 11:57 पर एक भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया है, जिसकी तीव्रता 3.0 रिक्टर थी और इस भूकंप का जो मुख्य केंद्र था, जिसको एपीसेंटर कहते हैं, उसका अक्षांश था 23.0 डिग्री उत्तर, देशांतर था 82.8 डिग्री पूर्व और इसका जो सेंटर था ये ज़मीन भू सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पे था। ये सामान्य श्रेणी का भूकंप था, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान की संभावना नहीं रहती है। पिछले महीने में, जुलाई के महीने में इस अंचल में लगातार 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये दोनों जो थे कोरिया ज़िले में बैकुंठपुर के पास में इसके केंद्र थे। 11 जुलाई को जो भूकंप का झटका महसूस किया गया था उसका पैमाना 4.3 रिक्टर था और जबकि दूसरा झटका उसके कुछ दिन बाद 29 जुलाई को महसूस किया गया, जो 4.6 रिक्टर पैमाने पे आंका गया था। उसके बाद आज ये तीसरा भूकंप का झटका महसूस किया गया है, जिसका जो इंटेंसिटी है वो 3.0 रिक्टर की है। तो लगातार इस अंचल में अभी हल्के भूकंप के झटके आ रहे हैं। ये भूगर्भ वैज्ञानिकों के लिए या जो इससे संबंधित जो विभाग हैं उनके लिए ये शोध का विषय है कि आखिर इस क्षेत्र में इस तरह के भूकंप के झटके क्यों लगातार महसूस किए जा रहे हैं। शहर वासियों को ऊर्जा पार्क खुलने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। यहाँ लाखों रुपए की लागत से चल रहे जीर्णोद्धार कार्य के चलते यह पार्क कई महीनों से बंद पड़ा है। कहा जा रहा है कि पार्क चालू होने में कम से कम 3 माह का समय और लगेगा। राजकिशोर नगर का ऊर्जा पार्क शहर वासियों के लिए ऊर्जा शिक्षा के कारण आकर्षण का केंद्र रहा है, जो कोरोना काल के बाद से बंद पड़ा है। लंबे समय से बंद इस पार्क में निर्माण के साथ जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। विभाग के संबंधित अधिकारियों का कहना है कि लगभग 3 महीने बाद जब पार्क खोला जाएगा तो इसकी खूबसूरती व उपलब्ध सुविधाओं से पर्यटक जरूर खुश होंगे और ऊर्जा पार्क फिर से एक बार गुलजार होगा। छत्तीसगढ़ से मजदूरों का पलायन कोई नई बात नहीं है। हर साल मजदूरों का पलायन करते हैं। नई बात यह है कि इस बार बारिश में ही पलायन शुरू हो गया है। बिलासपुर से अधिकांश मजदूर दूसरे प्रदेशों के ईंट भट्टे पर काम करने के लिए हर साल काम की तलाश में पलायन कर जाते हैं। मंगलवार को भी बड़ी संख्या में पलायन वाले मजदूर बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जम्मू तवी ट्रेन को ताकते प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे। नेशनल हाईवे बिल्हा रोड पर हिर्री थाले के पास डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स ने आपके अपने घर के सपने को सच करने सर्व सुविधा युक्त कृष्णापुरम आवासीय टाउनशिप का निर्माण शुरू किया है। रेरा और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से इम्प्रूव्ड यह कॉलोनी 26 एकड़ में प्रस्तावित है। हरियाली के बीच 60 फीट की सीसी सड़क, अंडरग्राउंड नाली और स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, शॉपिंग मॉल, जिम, बैडमिंटन कोर्ट और बाउंड्री वॉल तथा सीसीटीवी कैमरे से लैस होगी। लोग 16,99,000 में अपने सपने का आशियाना खरीद सकेंगे। डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर के डायरेक्टर मैं राजेश सिंह राजपूत। हम लोग कृष्णापुरम में इस बार बहुत ही सस्ता और आम बजट है जो सभी के लिए लेकर आए हैं। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK हाउस है और हम लोग प्लाट भी साथ पे दे रहे हैं।
जो 1 BHK हाउस है ये बहुत ही कम कीमत पर है, मात्र 16 लाख से स्टार्ट है। ये और प्रोजेक्ट से भी हटके है क्योंकि इसमें जो हम सुविधाएं दे रहे हैं कम बजट पर वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें हम 9 गार्डन दे रहे हैं, स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, जिम है, जॉगिंग ट्रैक है, साथ ही साथ 5000 हम इसमें पेड़ लगा रहे हैं जो बहुत ही अलग तरीके से है। इसमें ड्रेनेज का व्यवस्था है, सीसी रोड है, वाटर टैंक है, मेन गेट है, सीसी कैमरा है, गार्ड फैसिलिटी है। कुल मिलाकर हम इसमें हर एक फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसमें हम EMI भी फैसिलिटी है, सारे बैंक के साथ हमारा अप्रूव है। तो इससे कस्टमर को, आम लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये टोटल हमारा 26 एकड़ में TNC रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। 15 अगस्त सभी बिलासपुर वासियों के लिए यही है शुभकामनाएं देता हूँ कि अगर 15 अगस्त तक हमारे इस प्रोजेक्ट में कोई बुकिंग कराते हैं तो उनको हम रजिस्ट्री फ्री देंगे और सभी बिलासपुर वासियों को 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, कृष्णापुरम जो हमारा एक TNC रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट हमारा 26 एकड़ में लगभग पूरी टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको 60 फीट चौड़ी रोड मिलेगी, अप्रोचिंग रोड भी 30 फीट के आसपास है और साथ में अंडरग्राउंड नाली और जो भी बेसिक कम्युनिटीज़ के साथ में नजदीक कम्युनिटीज़ में अगर हम आते हैं तो स्विमिंग पूल, क्लब हाउस के साथ में 90% ग्रीनरी का हमने इसको विशेष रूप से ध्यान रखा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो लोगों का सपना होता है कि अपना घर, उस घर को के सपने को साकार करने के उद्देश्य से हम इस प्रोजेक्ट में विशेष रूप से ये ध्यान दे रहे हैं कि 16,99,000 रुपये से हम इसमें मकान दे रहे हैं। कृष्णापुरम एक TNC रेरा प्रोजेक्ट है, जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाईकोर्ट 130 से लगा, अपना हाईकोर्ट से लगा कॉलोनी है। हाईकोर्ट से दूरी इसकी टोटल 5 किलोमीटर है। 130 अपना बिलासपुर रायपुर रोड से लगा हुआ कॉलोनी है। इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है कि पेड़ पौधे पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया इस कॉलोनी के अंदर हमारे। इसमें 9 बड़े गार्डन हैं। कृष्णापुरम एक बहुत शानदार कॉलोनी है। इसकी सबसे बड़ी खास बात है ये है कि ऑन रोड प्रोजेक्ट है अपना और 26 एकड़ का TNC रेरा प्रोजेक्ट है ये। और इसमें सबसे ज़्यादा खास देखने वाली बात है कि इसके अंदर हमने पेड़ पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। 5000 जब लगभग हमने यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और सबसे ज़्यादा ध्यान हमने यहाँ पर 9 गार्डन है इसके अंदर कॉलोनी के अंदर। सामने बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड अलग से दिया हुआ है। फ्रंट रोड जो हमने दिया है 60 फीट का रोड इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी और 2 वाटर टैंक दिए हैं। और कम बजट में, जो कि बहुत ज़्यादा बजट के देखते हुए, कस्टमरों के डिमांड के देखते हुए हमने यहाँ पर कम बजट में एक TNC रेरा प्रोजेक्ट लेके आया है। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में भी चुनावी मैदान में कूद गई है। आपने चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में फंड जुटाने अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी का मानना है पार्टी आम आदमी की है तो अधिक से अधिक लोग आम आदमी पार्टी जुड़े और फंड रेजिंग के लिए पार्टी का सहयोग करें ताकि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए और ज्यादा मजबूत हो सके। आप नेताओं ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरह विकास कार्य कर आमजन को योजनाओं का लाभ दिला रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ वासी बीजेपी और कांग्रेस सरकार के कार्यों से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए जनता चाहती है कि दिल्ली और पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य क्षेत्र में कार्य हो सके। पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में फंड रेजिंग के लिए एक ड्राइव चला रही है जो 1 अगस्त से शुरू हुआ है और 31 अगस्त तक युद्ध स्तर पर हम गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच रहे हैं कि एक आम आदमी के पैसों से चलती है आम आदमी पार्टी और किसी भ्रष्टाचार वाले पैसे से नहीं। आम आदमी पार्टी आम आदमियों के ही पैसे से लेकर सरकार बनाएगी छत्तीसगढ़ में। किसी बड़े पूंजीपति से फंड लेकर और उसके हिसाब से नीति बनाने की कोई नीयत नहीं है। इसके लिए 3 तरीके देखे गए कि एक ऑनलाइन डोनेशन का लिंक है जो हम व्हाट्सएप पे सबसे शेयर कर रहे हैं, या एक NACH फॉर्म है कि कोई अपने बैंक को लिंक कर सकता है ताकि उसको मासिक रेगुलर अमाउंट वो दे सकता है पार्टी को, और एक टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 857592 और 000। आम आदमी पार्टी के द्वारा आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। उसका मकसद था कि हमारे अगस्त पूरे महीने में आम आदमी पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभाओं में जनता के माध्यम से ही अपना फंड इकट्ठा कर रही है। जनता के माध्यम से ही, जैसे दिल्ली में, जैसे पंजाब में हमने फंड जनता से ही लिया, वोट भी जनता से लिया और आज जनता के लिए ही काम कर रही है।
वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी जनता के लिए काम करने की नीयत से जनता के बीच में ही जा करके हम अपने तरह तरह के माध्यम से बैंक के ट्रांसफर करने के माध्यम। तो ये थी हमारी अभी तक की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए कभी तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।